Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है आपकी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर आप अपनी हिंदी मीडियम का जो भी कोर्स है उसे घर बैठे 24/7 बिना किसी रुकावट के प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। साथ ही साथ अगर आप बाकी के जो कोर्सेज हैं जैसे इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज या फिर एक्स्ट्रा लर्निंग, या आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सके तो आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, या आप जो है एनटीएससी ओलंपियाड के टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने एक ही जगह पे उपस्थित हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है कि आप विजिट कीजिए वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज़ magnetbrains.com, क्योंकि वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ आप बस कुछ सेकंड्स में क्लिक करके वीडियोस तक पहुंच भी जाते हो। अब वेबसाइट कैसे एक्सेस करना है, वीडियोस तक कैसे पहुंचना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल में, बट कब, इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो होगा आपकी सेकेंड बुक के 4th चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिविजन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यानी कि भरोसा किया जाए या नहीं, उस पर एक प्रश्न जो है वो रह जाएगा इस पूरे चैप्टर में। और बहुत ही बेहतरीन कहानी है, बढ़िया कहानी है। वैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब मैंने सिलेबस ओवरव्यू बताया था इस पर्टिकुलर बुक का कि भाई ये बुक बहुत ही बढ़िया है, इसमें इतनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और उन्हीं में से एक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जहां भरोसा किया जाए या नहीं उस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो कहानी है वो अगेन चोर के बारे में। थीव स्टोरी में जो कहानी थी चोर से रिलेटेड वो अलग थी, और यहाँ पर जो कहानी है वो बहुत अलग है। आपको ये पूरी कहानी सिर्फ एक ही मैसेज देती है। वो मैसेज क्या है वो ऑब्वियसली इस वीडियो को खत्म करते वक्त, यानी कि इस चैप्टर को खत्म करते वक्त मैं बताऊंगी, बट हाँ आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना किसी और समय को व्यर्थ किए, व्यस्त क्या बोलेंगे, हाँ व्यर्थ गवाए, हम पढ़ सकते हैं आज के चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाला है, कौन कौन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और फिर हम स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। सो ऑथर कौन है भैया, किसने लिखी है कहानी? विक्टर कैनिंग ने। किस लिखी कहानी? विक्टर कैनिंग। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। आपकी बुक में ही ये लाइंस गिवन है कि ऐसा कहा जाता है कि भैया एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर की ही मदद लेनी पड़ेगी। अब एक चोर कैसे सोचता है, उसका दिमाग कैसे चलता है, वो क्या चीज़ें हैं जो वो गलती कर सकता है और उसको पकड़ सकते हो आप, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी समझ आएंगी। आपको वो समझने के लिए एक चोर की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि चोर का दिमाग पढ़ने के लिए एक चोर ही है जो सक्षम होता है। बाकी हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो नहीं समझ सकते कि एक चोर के दिमाग में क्या चलता है। तो ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही लग रही है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक दूसरे चोर की मदद लेनी पड़ती है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। व्हाट इज ऑनर? रिस्पेक्ट। कि भैया ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में ना आपस में एक चोर दूसरे चोर को बहुत इज्जत देता है। यानी कि ऐसा होता है कि भैया हाँ ये भी चोर है तो हम इसको बड़ी इज्जत देंगे, तुम भी चोर हो तुम्हें भी बड़ी इज्जत देंगे, क्योंकि एक ही भैया काम के हो, एक ही बिजनेस वाले हैं हम कि हम चोरी करते हैं, तो रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है, ऐसा कहा जाता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? बट इस कहानी में सिर्फ एक ही कहावत है जो प्रूव होगी, और इनमें से एक कहावत है जो बिल्कुल ही फॉल्स प्रूव हो जाएगी। या तो ऐसा पता चलेगा आपको कि हाँ एक चोर को पकड़ने के लिए एक दूसरे चोर का दिमाग चाहिए, या फिर चोरों के बीच में भी रिस्पेक्ट होती है, चोरों के बीच में भी ऑनर होता है, वो प्रूफ होगा आपको। तो देखते हैं ये स्टोरी आपको क्या बताने वाली है इन दोनों चीज़ों में से, और फटाफट से इसको हिंदी में पढ़ते हैं और फिर स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। सो लेखक हैं विक्टर कैनिंग, और ऐसा कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों में मान सम्मान बहुत होता है। अब इस कहानी में कौन सी कहावत है जिसे दर्शाया गया है वही आपको पता लगाना है। तो वो आपको डेफिनेटली तभी पता चलेगा जब आप इस स्टोरी को पूरा अंत तक पढ़ लोगे। और एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से प्रूफ होगी कि भैया ऑनर होता है कि नहीं और चोर की मदद लेनी पड़ती है कि नहीं। क्लियर? ओके चलिए। Everyone thought Horace Danby was a good, honest citizen. पहला जो कैरेक्टर है वो कौन है? हॉरेस डैनबाय। नाम ध्यान में रखना है क्योंकि आपको नाम जो है वो दूसरे और आई डोंट गेस इतने मिलने वाले हैं। सो हॉरेस डैनबाय इज द कैरेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता था कि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार सिटीजन है। हॉरेस वॉज अबाउट 50 years old, अनमैरिड,
lived with a housekeeper who worried over his health. तो हॉरेस जो है वो करीबन 50 साल की उम्र के हैं, ठीक है, 50 करीबन उनकी एज है, शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं हुई है उनकी, एंड लिव्ड विद अ हाउसकीपर, और एक घर की देखभाल करने वाले पर्सन है जो उनके घर में रहते हैं और उन्हीं की तबीयत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि हॉरेस की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वो चिंता करते हैं. यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. क्या बहुत ज़्यादा बीमारी है इनको, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं है. अक्सर तो ये बहुत ही खुश रहते हैं, अक्सर बहुत ही बढ़िया इनका स्वास्थ्य है, बट इनको समर में गर्मी के दौरान हे फीवर के अटैक पड़ते हैं. हे फीवर क्या होता है, एक तरीके की एलर्जी होती है जिसमें धूल हो सकता है या कोई फूल हो सकता है, जिसकी वजह से जैसी उसकी खुशबू जाती है उस फूल की, तो आप जो भी इंसान है उसको छींके आने लगती है बार बार लगातार. तो वैसे अटैक पड़ते रहते हैं इनको समर्स में या गर्मियों के मौसम में. उसके अलावा इनको कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया हैं, भले चंगे इंसान हैं और खुश रहते हैं. क्लियर. अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं. सो सिटीजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट, कहीं का भी रहवासी यानी कि नागरिक. हाउसकीपर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू मैनेज अ हाउस होल्ड, एक घर की देखभाल करने के लिए जिस इंसान को रखते हैं दैट इज हाउसकीपर. सो घर की देखभाल करने वाला. साथ ही साथ हे फीवर को भी पढ़ लेते हैं. हे फीवर क्या है, एन एलर्जी कॉज्ड बाय पॉलन और डस्ट इन विच the mucous membrane of the eyes and nose are inflamed, causing running of the nose and watery eyes. हे फीवर एक तरीके की एलर्जी है जिसमें फूल में नहीं पीला पीला कुछ होता है. अगर आपने वो रेड कलर का फूल देखा हुआ है जिसमें येलोविश ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं पाउडरी टाइप, उसे पोलन कहा जाता है. तो वो पोलन की वजह से भी किसी किसी को एलर्जी होती है, या फिर धूल की वजह से एलर्जी होती है, जिसमें जो हमारी गीली परत होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आंख की और नाक की, वो सूज जाती है, इन्फ्लेम कर जाती है जिस भी पर्सन को हे फीवर होता है. और फिर उसको कॉन्स्टेंटली उसकी नाक बहती है या वाटरी आइज होती है, छींकें आती हैं. दैट इज व्हाट इज एन एलर्जी, जिसे कहा जाता है हे फीवर. हिंदी में से कहा जाता है परागस ज्वर, ठीक है, ज्वर बुखार भी कहते हैं. सो दिस इज समथिंग जो कि किसको है भाई, हॉरेस डैनबाय को. क्लियर. ओके. हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबाय एक अच्छा ईमानदार नागरिक था. वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था, और वह एक देखभाल करने वाले के साथ रहता था जिसे उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती थी. गर्मियों में परागस ज्वर के अलावा वह आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता था. यानी गर्मियों में बस उसको ये हे फीवर जो है, जो परागस ज्वर है, उसके अटैक्स पड़ते थे. उसके अलावा तबीयत वगैरह बढ़िया रहती थी और कोई बीमारी नहीं थी. और एक इंसान थे, एक हाउसकीपर थे, घर के देखभाल करने वाले, जिनके साथ ये रहते थे, और उनको बड़ी चिंता होती थी हॉरेस की, क्योंकि ये हे फीवर से ग्रसित थे. साथ ही साथ हर कोई सोचता था हॉरेस को देखकर कि तो बढ़िया इंसान है और ये 50 साल के हैं और अनमैरिड है. क्लियर. ओके. Made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Was good and respectable but not completely honest. हॉरेस का काम क्या था, असली बिजनेस क्या था, ताले बनाना, लॉक्स बनाना. और ताले बनाने का जो बिजनेस था बढ़िया चल रहा था हॉरेस का. ऐसा कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि हॉरेस ने अपने काम में मदद करने के लिए 2 हेल्पर्स को रखा था, 2 सेवकों को रखा था. और जब तक आपका काम चल नहीं रहा, आपके पास पैसा नहीं देने के लिए, तो आप किसी को क्यों रखोगे काम पे, राइट. तो ये जो है अच्छा खासा कमा लेते थे, बिजनेस में सक्सेसफुल थे, इसीलिए इन्होंने 2 सेवक भी रखे हुए थे अपने काम के लिए, और दैट इज वाई कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल थे. ठीक है. सो ये ताले बनाते थे और उस ताले बनाने के काम में बहुत सक्सेसफुल थे. वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, एज अ पर्सन बहुत अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल थे, बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे. यानी कि जो बिगिनिंग में आपको दिया है ना डिस्क्रिप्शन, कि ऐसा लोगों को लगता था कि हॉरेस बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं थे. कुछ ऐसा था जो वो कर रहे थे जो एक ईमानदार पर्सन नहीं करता है, और वो क्या है वो आगे देखेंगे. सबसे पहले इसको हिंदी में देखते हैं. वह ताले बनाता था और उसमें वह पर्याप्त रूप से सफल रहा. व्यवसाय में उसके पास 2 सहायक थे, 2 सहायक रखे हुए थे उन्होंने, तो डेफिनेटली उन सहायकों को वेतन देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा होगा. तो वो क्या थे भैया, सफल थे अपने बिजनेस में. हाँ, हॉरेस डैनबाय अच्छा और सम्मानजनक था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार तो बिल्कुल नहीं था. अभी ऐसा क्या किया था कि वो ईमानदार नहीं था, वो पढ़ लेते हैं. 15 years ago, Horace served his first and only sentence in a prison library. क्योंकि 15 साल पहले की बात है कि हॉरेस ने अपनी जिंदगी का पहला और आज तक का बोलेंगे, जो अभी तक का समय हो गया है उनकी लाइफ का, तब तक का आखिरी, तब तक का, उसके आगे क्या होता है पता नहीं. तो अपनी लाइफ का पहला एंड ओनली सेंटेंस यानी जेल भोग के आए थे वो, कहां पर, प्रिजन लाइब्रेरी में.
लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इन्हें बहुत ही जो रेयर होती हैं, जो बहुत मुश्किल से किताबें मिलती हैं और बहुत महंगी किताबें जो होती है ना, वो पढ़ने का बड़ा शौक था। किसको? हॉरेस को। और उसी के लिए वो हर साल एक सेफ यानी तिजोरी को लूटा करता था। कौन? हॉरेस। तो हॉरेस का काम था ताले बनाने का, बट वो ताले बना बनाकर इतना पैसा नहीं मिलता था हॉरेस को कि वो जो मुश्किल से मिलती है किताबें या बहुत महंगी होती है उन्हें खरीद सके। तो वो किताबें खरीदने के लिए ये हर साल एक तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। होता क्या था कि हर साल हॉरेस जो हैं वो अपना पूरी प्लानिंग बड़े अच्छे से करते थे। पूरा साल जो है वो उनको एक ही चोरी करनी पूरे साल भर में, तो प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए। सो प्लान करते थे केयरफुली कि एग्जैक्टली क्या करना है, फंस ना जाए। इतना पैसा चुराना है कि भैया बाकी के जो 12 महीने हैं वो निकल जाएं, और साथ ही साथ जो बुक्स उनको खरीदनी है जो एक्सपेंसिव होती है, जो मुश्किल से मिलती हैं, वो किसी एजेंट या दलाल से जो है बुक्स खरीद लें। ठीक है, तो उनका क्या रहता था प्लानिंग कि भैया बाकी टाइम तो ताले बनाने, बट साल में एक बार चोरी करनी है। चोरी करने के लिए प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि भैया इतना पैसा मिल जाए चोरी करके कि 12 महीना भी कट जाए, ताकि अगले साल तक की चोरी तक पैसे रहें। साथ ही साथ जो किताबें खरीदनी है वो आसानी से खरीद सके। क्लियर? ओके। तो अब समझ आया कि वो ईमानदार क्यों नहीं है। जेल गए हैं, चोरी करते हैं, तो भैया ईमानदार थोड़ी हुए। डन? ओके। सबसे पहले सेंटेंस का देख लेते हैं मीनिंग। द पनिशमेंट असाइंड टू अ डिफेंडेंट फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट। कोर्ट में जिस भी इंसान को गिल्टी पाया जाता है कि हाँ ये मुजरिम है, इसने गलत किया है, उसको जो भी सजा सुनाई देती है उसे सेंटेंस कहा जाता है। तो दैट इज व्हाट इज सजा। सेफ क्या है? एक आयन अलमीरा, एक लोहे की छोटी सी अलमारी जैसा दिखता है, जिसे हम हिंदी में तिजोरी के नाम से जानते हैं। दैट इज व्हाट इज सेफ। क्लियर? ओके। 15 साल पहले हॉरेस ने जेल पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सजा काट ली थी। हॉरेस को दुर्लभ महंगी किताबें पसंद थी और हर साल एक तिजोरी को वो लूटा करता था। हर साल सावधानी पूर्वक योजना बनाता कि वह क्या करेगा। 12 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त चोरी की और गुप्त रूप से एक एजेंट से अपनी पसंद की किताबें खरीदी। यानी साल भर का उनका यही प्रोसेस था कि भैया इतने पैसे तो आ जाए कि मैं बुक्स भी ले लूं और मेरे 12 महीने का जो भी छोटा मोटा खर्चा है वो भी चल जाए। क्लियर? ओके। Walking in the bright July sunshine, felt sure that this year's robbery will be as successful as all the others। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर हॉरेस हैं वो अभी कहाँ वॉक कर रहे हैं भैया? जुलाई का मंथ है, बहुत तेज धूप है, क्योंकि जुलाई वगैरह में गर्मी वगैरह आई जाती है, मतलब गई नहीं होती है, अभी होती थोड़ी बहुत गर्मी। ठीक है, सो ये जो है जुलाई के महीने में बिल्कुल तेज तड़कती धूप के नीचे वॉक कर रहे हैं और सोच क्या रहे हैं कि भैया हर साल की तरह इस साल की जो चोरी है वो भी बढ़िया रहने वाली है, सफल होने वाली है। For 2 weeks had been studying the house at Shotover Grange, looked at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden। भैया जहां चोरी करनी है उस जगह के बारे में पूरा पर्याप्त नॉलेज तो होना चाहिए। करेक्ट? तो 2 हफ्तों से ये जो हॉरेस हैं वो अपना अगली जो तिजोरी लूटने वाले हैं, वो जो तिजोरी कहाँ रखी हुई है? घर में। उस घर की पूरी परीक्षण कर रहे हैं, एक तरीके से पूरा स्टडी कर रहे हैं उसको। और वो घर कौन सा है? शॉटओवर ग्रेंज। वहां का वो घर के जो रूम्स हैं, वहां की इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स कैसी हैं, वहां के रास्ते कैसे हैं, गार्डन कैसा है, सब कुछ वो पढ़ रहे हैं ताकि कभी भी जो भी रास्ता उनको इस्तेमाल करना हो आसानी से कर सके। This afternoon, 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies। भैया उसी दोपहर को क्या हुआ कि इनके घर में, ये जो ग्रैंड जो घर है जिसमें चोरी करनी है, वहां पर 2 नौकर हैं जो हमेशा वहीं रहते हैं, क्योंकि वहां का जो परिवार है वो लंदन चला जाता है, और जब भी वो लंदन जाते हैं तो वहां पर 2 सेवकों को, सर्वेंट्स को छोड़कर जाते हैं कि वो घर की देखभाल करेंगे। अब ये जो 2 सर्वेंट्स हैं वो उस दोपहर को मूवी देखने गए हुए हैं, फिल्म देखने गए हुए हैं, और ये चीज हॉरेस ने देख ली। यानी कि अब सही मौका है इस घर में एंटर करके चोरी करने का। क्लियर? ओके। फटाफट से ग्रैंज समझ लो होता क्या है। ग्रैंज इज अ कंट्री हाउस विद फार्म बिल्डिंग्स अटैच्ड, यानी कि एक खलियान के धन्यागार से सटकर बना हुआ गांव का मकान। इस तरीके के जो घर होते हैं ना, मतलब यहाँ पे पूरा गार्डन है, फैमिली है, बहुत खेत हैं, उधर पे जो घर होते हैं, दैट इज व्हाट इज शॉटओवर ग्रेंज। क्लियर? ऑलराइट। जुलाई की तेज धूप में टहलते हुए महसूस किया कि इस साल की डकैती अन्य सभी की तरह सफल होगी, यानी अन्य सभी सालों की तरह, जितने भी साल उन्होंने चोरी की है उसकी तरह। 2 सप्ताह से शॉटओवर ग्रेंज में घर का अध्ययन कर रहे थे, उसके कमरों, उसके बिजली की तार, उसके रास्ते और उसके बगीचे को बहुत अच्छे से समझा और देखा। आज दोपहर 2 सेवक जो ग्रेंज में रहते हैं, जब भी परिवार लंदन में रहता है, चलचित्र देखने गए थे, भैया मूवी देखने गए थे वो, तो अब इनके पास सही मौका है।
Horace saw them go, felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. तो जैसे ही हॉरेस देखते हैं कि सर्वेंट्स चले गए घर से, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, भले ही उनकी नाक में थोड़ी सी उनको ऐसे गुदगुदी टाइप की फील हो रही है, बिकॉज उनको हे फीवर है, तो उस वजह से उनको फिर एलर्जी हुई होगी। तो जैसे अगर किसी को छींक आने वाली होती है, स्नीज करने वाले होते हैं और नहीं आती, तो आपको नहीं टिकलिंग सेंसेशन फील होता है, दैट इज व्हाट इज यहाँ पर हॉरेस को फील हो रहा है। तो भले ही उनके नाक में वो वापस तकलीफ शुरू हो गई है, बीमारी है उनको, बट फिर भी वो बड़े खुश हैं कि भैया घर में कोई नहीं है, अब मैं चोरी कर सकता हूँ। Came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. फाइनली वो गार्डन जो है उसकी दीवार के पीछे छुपे हुए थे, वहां से बाहर आए और इन्होंने अपने जितने भी हथियार की जरूरत होती है तिजोरी वगैरह तोड़ने के लिए, वो सब एक बैग में अच्छे से पैक करके अपने बैक पे यानी अपनी पीठ पर रख लिए थे। About 15,000 pounds worth of jewels in the grand सेफ। क्या था उस तिजोरी में भैया? 15,000 पाउंड, पाउंड क्या है? करेंसी। 15,000 पाउंड की कीमत के जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं, वो उस तिजोरी में थे। If sold them one by one, get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अगर एक एक करके भी उस ज्वेलरी को वो बेचेंगे ना, उनको 5,000 तो मिल ही जाएंगे, और वो 5,000 उनके लिए बहुत होंगे, उनको अगले साल तक खुश रखने के लिए, यानी कि वो बुक्स खरीद सकते हैं, अपने जो भी खर्चे हैं वो कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रखा हुआ है उस तिजोरी में। सबसे पहले टिकल इज लाइट टच, यानी गुदगुदाहट उनको महसूस हुई नाक में। पाउंड्स क्या है? बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ यूके, यूके की मूल मौद्रिक इकाई। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पर जो करेंसी होती है पाउंड्स, वो उतने 15,000 पाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उतने कीमत की ज्वेलरी जो है उस तिजोरी में रखी गई थी। क्लियर? ओके। हॉरेस ने उन्हें जाते देखा, किसको? उन सेवकों को। उसकी नाक में हे फीवर की एक छोटी सी गुदगुदी के बावजूद उसे खुशी महसूस हुई कि भैया वो छोड़ो बीमारी, मुझे फाइनली घर ये मिल जाएगा। बगीचे की दीवार के पीछे से हॉरेस बाहर आया और उसके औजार उसने सावधानी से उसकी पीठ पर एक बैग में पैक किए थे। ग्रेंज तिजोरी में करीब 15,000 पाउंड मूल्य के गहने थे। अगर उन्हें एक एक करके भी बेचा जाए तो कम से कम हॉरेस 5,000 रुपए प्राप्त कर सकता था, जो उसे एक और साल के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त है। Clear? Okay. 3 very interesting books coming up for sale in the autumn would get the money to buy them. बड़े एक्साइटेड थे हॉरेस, क्योंकि ऑटम अभी जो शरद ऋतु आने वाली थी, उसमें 3 बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स जो हैं वो सेल पे लगने वाली थी, और वो किताबें इनको चाहिए, तो वो खरीदने के लिए पैसे आ जाएंगे उनके पास। तो बड़े खुश थे कि भैया ये बस जो चोरी है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब इनकी नजरें पूरा टाइम उस घर पे थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा था कि ये जो हाउसकीपर है वो घर की चाबी जो है वो हमेशा किचन के बिल्कुल जो डोर है, ठीक है, किचन का जो दरवाजा है, वहां पर एक हुक लगा हुआ है, उस पर टांग के चले जाते थे, तो वो चाबी निकाल के बढ़िया वो घर में एंटर कर सकते हैं। पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उन्होंने फटाफट से जो दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, वो पहने, चाबी उठाई, दरवाजा खोला। वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। और ग्लव्स वो हमेशा पहन के ही चोरी करते थे, ताकि वो कहीं पे भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो ना छोड़ दें, क्योंकि फिंगरप्रिंट से आसान हो जाता भैया पुलिस के लिए कि हॉरेस ने चोरी की, उसको पकड़ के ले जाते। तो ये हमेशा केयरफुल होते थे कि मैं चोरी तो करूं, बट सावधानी से करूं कि मैं फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ दूं। क्लियर? ओके। ऑटम का मतलब है द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर। ठीक है, सर्दियों के पहले और गर्मियों के बाद जो सीजन आता है ना बीच में, उसे कहते हैं शरद ऋतु या फिर ऑटम। डन? ओके। शरद ऋतु में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक किताबें आने वाली थी, और उन्हें खरीदने के लिए हॉरेस को पैसे मिल जाएंगे। सेवक को रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर हुक पर टांगते देखा था, और एक जोड़ी दस्ताने पहने चाबी ली और दरवाजा खोला। तो उन्होंने ग्लव्स पहने, ठीक है, और देखा कि भैया वो जो किचन डोर है उसकी चाबी जो है वो एक हुक पे लगा देते थे, तो वो हुक से चाबी उठा के खोल लिया गेट। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कहीं कोई उंगलियों का निशान ना रह जाए, क्योंकि अगर उंगलियों का निशान रह गया तो हॉरेस पकड़े जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हॉरेस एंटर करेंगे घर में तो फिर क्या होने वाला है। Small dog was lying in the kitchen. It stirred, made it a noise and moved its tail in a friendly way. भैया इस घर में एक छोटे से डॉगी जो है वो भी रहते हैं, तो वो डॉगी जो है किचन में लेटा हुआ था, और जैसे ही उसने देखा हॉरेस को तो वो थोड़ा मूव हुआ, उसने थोड़ी आवाज निकाली। ऑब्वियसली डॉग्स जैसे किसी नए को देखेंगे तो एकदम से बाक करते हैं, राइट, तो उसने थोड़ी बहुत आवाज निकाली और अपनी जो पूंछ है, टेल है, उसको फ्रेंडली तरीके से वैक करने लगा, हिलाने लगा। हॉरेस सेड ऑल राइट शेरी। शेरी कौन है भाई? डॉगी। डॉगी का नाम क्या है? शेरी। तो यहाँ पर हॉरेस जो है वो डॉग को बोलते हैं ऑल राइट शेरी, अरे शेरी चुप हो जाओ, ऐसे करके। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। हॉरेस का कहना है कि अगर आप किसी भी डॉग को शांत कराना चाहते हो कि वो भौंके ना और लोगों को पता ना चल जाए, तो बस आप 2 चीजों का ध्यान रखें। एक, उस डॉग का सही नाम बोले,
ताकि उस डॉग को पता रहे कि भैया आपको वो जानते हैं। क्लियर? तो उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे को जानता है तो मैं भी इसको जानता हूँ। तो सही नाम बोलना है। दूसरी बात, उसको प्यार से डील करना है। आपको ऐसे नहीं चिल्लाना नहीं है, हुश हुश ऐसे नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना, बल्कि बड़े प्यार से उसके साथ डील करना है। तो ये 2 तरीके वो बताते हैं आपको इस चैप्टर में कि कैसे आप एक डॉग को शांत कर सकते हो। क्लियर? तो वही करते हैं, वो शेरी का सही नाम बताते हैं और उसको बड़े प्यार से बोलते हैं ऑल राइट शेरी, ऑल राइट शेरी, ताकि वो जो है भौंके ना। क्लियर? फटाफट से स्टर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। स्टर्ड मीन्स मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली, यानी कि एक बहुत ही स्लाइट सी, थोड़ी सी जो मूवमेंट है, जिसे हम हिलना कहेंगे कि भैया जो शेरी है वो थोड़ा सा हिला। क्लियर? छोटा डॉग रसोई में लेटा हुआ था, वो थोड़ा हिला, उसने आवाज की और अपनी पूंछ को मित्रतापूर्ण हिलाने लगा। हॉरिस ने कहा अच्छा शेरी, सही से उसका नाम लिया और प्यार से बोला अच्छा शेरी। सो डॉग्स को शांत रखने के लिए आपको बस इतना करना था कि उन्हें उनके सही नाम से पुकारें और उन्हें बहुत प्यार दिखाएं, ताकि उन डॉग्स को ये ना लगे कि अरे मैं इसको जानता नहीं हूं। क्लियर? ओके। Safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तो हॉरिस जो है वो देखते हैं कि जो तिजोरी है, सेफ है, वो ड्राइंग रूम में रखी हुई है। ठीक है? जहां पे सब लोग बैठते हैं आकर, उस ड्राइंग रूम में वो तिजोरी थी। कहाँ रखी हुई थी? बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही बेकार सी पेंटिंग बनी हुई थी, उस पेंटिंग के पीछे तिजोरी लगवाई गई थी। हॉरिस वंडर्ड, हॉरिस सोचने लगे, एक तरह थोड़ी देर के लिए वो ऐसे सोचने लगे कि वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। उन्होंने सोचा क्या मैं बुक्स की जगह पर ये जो पेंटिंग्स हैं वो लेके चले जाऊं। मतलब कुछ पेंटिंग्स उनको लग रही थी कि चलो ये ले जाने लायक है, तो उन्होंने सोचा चलो ये पेंटिंग्स ले जाता हूँ, बुक्स को रहने देता हूँ। बट फिर उनको लगा कि नहीं, बुक्स ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? बट दे टुक अप टू मच रूम, क्योंकि पेंटिंग्स जो है वो घर का बहुत ज्यादा स्पेस खाती हैं। आपको बहुत जगह चाहिए उन पेंटिंग्स को लगाने के लिए। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, हॉरिस का घर छोटा था तो उनको लग रहा था भैया मेरा घर छोटा है तो छोटे घर के लिए बुक्स बेटर है, क्योंकि पेंटिंग लगाऊंगा तो बहुत सारी जगह खा जाएंगी वो पेंटिंग्स। क्लियर? ओके। तिजोरी बैठक के कमरे में थी, बल्कि एक खराब पेंटिंग के पीछे थी। हॉरिस ने सोचा क्या उन्हें किताबों के बजाय चित्र एकत्र करना चाहिए, कि यहाँ जितनी भी जो चित्र बने हुए हैं वो सब ले जाएं। लेकिन चित्र बहुत अधिक जगह लेते हैं, एक छोटे से घर में किताबें बेहतर थी। भैया किताबें इतनी जगह नहीं खाती हैं, तो किताबें बेहतर हैं, चित्रों को मैं नहीं लेके जाता हूँ। A great bowl of flowers on the table. Horace felt his nose tickle, gave a little sneeze and then put down his bag. अभी होता क्या है कि जैसे ही वो घर में एंटर करेंगे, अब उनको पूरा देखना है कि किधर तिजोरी खोलनी है एंड एवरीथिंग। तो वहां पर एक टेबल में, उस घर में ड्राइंग रूम में एक टेबल पर एक बोल रखा था, एक कटोरा टाइप का, या मे बी एक पॉट रखा होगा, फ्लावर पॉट, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स थे, फूल थे। हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, अभी मैंने बोला ना कि वो फूल में पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे एलर्जी होती है, टिकलिंग होती है, राइट? सो वो पोलन ग्रेन्स की वजह से जो फूलों में थे, उस वजह से नाक में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी। किसको? हॉरिस को। तो उन्होंने थोड़ा सा छींका, ठीक है, हल्की सी छींक आई उनको, स्नीज यानी छींक, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उन्होंने जो बैग्स थे जिसमें टूल्स रखे थे वो नीचे रखा। केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, बड़े प्यार से उन्होंने टूल्स को अरेंज किया कि भैया कब कौन सा पहला टूल चाहिए रहेगा तिजोरी खोलने के लिए, तो ऐसे टूल्स को उन्होंने क्लाइन से अरेंज किया। हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, भैया अभी जो ये सर्वेंट्स हैं, जो घर में सेवक थे, मूवी देखकर वो आने वाले थे। अभी कितना समय था? 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे तक ये सर्वेंट्स घर में एंटर नहीं करते, वो भी इनको पता था। तो वो 4 घंटे में इनको चोरी भी करनी है और बिना चुपचाप से बिना पकड़े जाए उनको घर भी पहुंचना है। तो वो उनके पास टाइम था भैया 4 घंटे टूल्स को सही तरीके से उपयोग करके तिजोरी खोलने के लिए। सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब हॉरिस के लिए तिजोरी खोलना कोई बड़ी बात थी नहीं, बड़ी आसानी से वो किसी भी तिजोरी को ओपन कर सकता है। ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उनका बिजनेस ही है ताले बनाने का, लॉक्स बनाने का, तो जिंदगी उनकी निकल गई लॉक्स और तिजोरियों के बीच, तो इसीलिए कोई भी तिजोरी जो है वो ओपन बहुत ही आसानी से कर सकते थे। सबसे पहले स्नीज का मीनिंग देख लेते हैं। स्नीज मेक अ सडन इनवॉलंटरी एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यू टू इरिटेशन ऑफ वंस नॉस्ट्रल्स। सो ये जो है, दिस इज द नोज, दीज आर द नॉस्ट्रल्स, ठीक है, ये जो होल्स हैं दीज आर द नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स में अगर थोड़ा भी इरिटेशन होता है तो हमारा जो बॉडी है वो इनवॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? आपकी परमिशन के बिना। सपोज अभी जब तक मेरा मन नहीं हो तब तक ये हाथ उठेगा नहीं, ठीक है, अभी मैं ऐसे खड़ी हूं, अभी मेरे को बॉडी चाहे भी तो मेरा हाथ नहीं उठा सकती जब तक मैं अपने हाथ को मूव ना करूं। दिस इज वॉलंटरी, यानी मेरी इच्छा से। बट कई चीजें होती है बॉडी में जो मेरी इच्छा से नहीं चलती। अभी मैं बोलूं हार्ट अभी रुक जा, अभी मत, हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पंप नहीं करना ब्लड को, तो सुनेगा क्या? नहीं, वो इनवॉलंटरी है, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरी बॉडी के कंट्रोल में है, करेक्ट? वैसे ही ये जो स्नीज है वो इनवॉलंटरी एक्शन है। छींकना जो है आपके हाथ में नहीं होता कि अब मेरे को छींकना है,
वो ऑटोमेटिक आ जाता है, दैट इज व्हाट इज स्नीज, ठीक है। सो स्नीज मीन्स छींक, यानी छोटी मोटी उसको छींक आई क्योंकि वहां पर फूल रखे थे, उनको एलर्जी है, और फिर उन्होंने टूल्स रखे, फटाफट से अपना काम करना अब उनको स्टार्ट करना है। क्लियर? ओके। मेज पर फूलों का एक बड़ा कटोरा रखा था। हॉरेस ने अपनी नाक में एक गुदगुदी सी महसूस की, थोड़ी सी छींका, थोड़ा सा छींका यानी थोड़ी सी छींक दी, और फिर अपना बैग नीचे रखा, और जो उनके पास बैग था जिसमें बहुत सारे हथियार थे या टूल्स थे जो भी चाहिए होते हैं वो सब उन्होंने नीचे रखा। अपने औजारों को सावधानी से व्यवस्थित किया, और जो टूल्स थे उनके बैग में उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने अरेंज करके रख दिया। सेवकों के लौटने में 4 घंटे थे। कितना समय था भाई? 4 घंटे का समय था। तिजोरी को खोलना मुश्किल नहीं था क्योंकि वह जीवन भर ताले और तिजोरियों के साथ ही रहा है। कौन? हॉरेस। तो हॉरेस के लिए किसी भी सेफ को खोलना कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि वो बचपन से वही काम कर रहे हैं। डन? ओके। नेक्स्ट है द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अभी ये जो हॉरेस है उनका मानना है कि देखो घर में चोरी होती है ना, कभी भी जैसे कोई घुस जाए घर में तो एक अलार्म लगाते हैं, दैट इज बर्गलर अलार्म। व्हाट इज बर्गलर? चोर, ठीक है। तो चोर अगर कभी एंटर कर जाए घर में तो घर के सारे अलार्म्स वगैरह बजने चाहिए, दैट इज व्हाट इज बर्गलर अलार्म। और इस घर में वो बहुत बुरी तरीके से लगवाया गया था क्योंकि हॉरेस एंटर भी होगा और कोई अलार्म नहीं बजा, तो डेफिनेटली अलार्म बहुत ही पुअरली लगा हुआ था। केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। फिर वापस आए हॉरेस और बहुत तेज छींके क्योंकि उनको फिर से उन फूलों की खुशबू आने लगी और उससे फिर उनको एलर्जी महसूस हुई, तो वो फिर से स्नीज करते हैं। हॉरेस थॉट, एकदम से हॉरेस जो है वो सोचते हैं, हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। हॉरेस सोचते हैं कि भैया जब भी लोगों के पास कीमती चीजें होती हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफ होते हैं। क्यों? A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. कि भाई एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में सब लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने सब बता दिया कि भाई इस घर में कैसे कमरे हैं, कहाँ से क्या एंट्री है, सब बता दिया, कैसा दिखता है ये पूरा घर अंदर से, पूरे फोटोज बता दिए। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट अ पेंटिंग हिड अ सेफ। इवन जिसने लिखा था ये आर्टिकल उसने ये भी बता दिया था कि भैया इस घर में एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी छुपी हुई है। अरे ऐसा कौन बताता है? क्योंकि जो चोर है वो तो पूरी जो भी जांच पड़ताल है पूरी जानकारी प्राप्त करके आएंगे, राइट। तो ये वही सोच रहे थे कि भाई आपके पास इतनी कीमती चीजें हैं तो आप कितने बेवकूफ हो कि आप अपने घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है वो सब बता भी दे रहे हो पब्लिकली, ताकि इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए और हम आसानी से चोरी कर लें। साथ ही साथ बर्गलर अलार्म भी इतनी बुरी क्वालिटी का लगाया था कि डेफिनेटली कोई भी चोर घुसकर चोरी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? ऑलराइट, फटाफट से बर्गलर का मीनिंग देखते हैं। बर्गलर इज अ पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट, यानी कि चोर, जो भी चोरी करता है उसे बर्गलर कहते हैं। चोर को पकड़ने के लिए जो अलार्म लगाते हैं दैट इज बर्गलर अलार्म। डन? ऑलराइट, अब इसे हिंदी में देख लेते हैं। सो बर्गलर अलार्म जो है वो खराब तरीके से बनाया गया था इस घर में क्योंकि चोर जो है वो पकड़ा ही नहीं गया, राइट। सो बर्गलर अलार्म जो है वो डेफिनेटली बहुत ही बुरी क्वालिटी का था। वापस आए कौन? हॉरेस, और जोर से छींके क्योंकि फूलों की गंध फिर से उसके नाक में आ गई थी, तो फिर से उनको वो फूल की स्मेल आ रही थी और डेफिनेटली उनको एलर्जी है, तो वो फिर से बहुत तेज छींके और फिर अपने काम में लग जाएंगे। हॉरेस ने सोचा लोग कितने मूर्ख होते हैं कि जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं और वे एक पत्रिका में लेख के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट। सो डेफिनेटली उनको लगता है कि लोगों के पास कीमती चीजें तो हैं, बट वो इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि वो पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस कर दे। एक पत्रिका के लेख में इस घर का वर्णन किया गया था जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे की तस्वीर भी दी गई थी कि कैसे दिखते हैं रूम्स, कैसे कैसे बने हुए हैं, वो सब कुछ अच्छे से बताया गया था। लेखक ने यह तक उल्लेख किया था कि पेंटिंग ने तिजोरी को छुपा रखा था, यानी कि पेंटिंग है जिसने तिजोरी को छुपा के रखा है, यानी तिजोरी पेंटिंग के जस्ट पीछे है। क्लियर? The flowers were hindering Horace in his work. Buried his face in his handkerchief. अब हॉरेस को लगता है कि ये फूलों की वजह से ना उसका काम बहुत ज्यादा रुक रहा है, ठीक है। तो वो एक हिंड्रेंस, एक बाधा प्रकट कर रहे थे। कौन? ये जो फ्लावर्स हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, वो अगर अपने मुंह को या नाक को छुपा लेंगे तो शायद बेटर फील करें, तो उन्होंने अपना हैंडकरचीफ लिया, एक रुमाल लिया और उससे अपने पूरे मुंह को दबा लिया। Heard a voice say from the doorway, What is it? A cold or hay fever? एकदम से उनको जो दरवाजा है, जो डोरवे है जहां से एंट्री होती है, वहां से एक आवाज सुनाई देती है। किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या है, लाइक तुम्हें कौन सी बीमारी है, सर्दी की वजह से छींक रहे हो या हे फीवर की वजह से छींक रहे हो। अब हॉरेस सोचते नहीं है कि घर में तो कोई था नहीं तो मुझसे कौन पूछ रहा है, एकदम से जवाब दे देते हैं हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। तो हॉरेस सोचते नहीं है कि मुझे जवाब मतलब कौन है जो इस घर में मुझसे पूछ रहा है, अभी तक तो घर में कोई था नहीं, और वो एकदम से बोलते हैं कि हे फीवर है, यानी मुझे सर्दी नहीं है, मुझे हे फीवर है, और फिर एकदम से वो बहुत जोर से छींक देते हैं।
फटाफट से देख लो आप हिंडरिंग का मीनिंग। हिंडरिंग इज मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन। किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज के होने के लिए या फिर किसी भी इंसान कोई भी जो काम कर रहा है उसके लिए अगर कोई बाधा हो रही है या कोई हिंड्रेंस पैदा हो रहा है, दैट इज व्हाट इज हिंडरिंग। नेक्स्ट है डोरवे, एन एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग थ्रू अ डोर। या तो एक बिल्डिंग के लिए एंट्रेंस या किसी रूम का जो एंट्रेंस है उसे कहते हैं एक प्रवेश द्वार, दैट इज व्हाट इज डोरवे। डन, ओके। फूल हॉरिस के काम में बाधा ला रहे थे, अपने चेहरे को उसने रुमाल में दबा लिया। तो इन फूलों की वजह से ना हॉरिस के काम में बहुत बाधा प्रकट हो रही थी, तो डेफिनेटली उसने क्या किया, फटाफट से रुमाल लिया और अपना मुंह जो है वो पूरा ढक लिया। दरवाजे से एक आवाज सुनी, यह क्या है, सर्दी या फीवर। एकदम से उनको एक आवाज आती है जो उनसे पूछता है, जो भी आवाज थी उन पे ये पूछा जाता है उनसे कि ये सर्दी है कि हे फीवर है। हॉरिस ने कहा हे फीवर, खुद को फिर से छींकते हुए पाया। तो हॉरिस ने फिर जवाब दिया कि मुझे हे फीवर है और एकदम से वो बहुत जोर से छींक देते हैं। क्लियर, ओके। Voice went on, can cure it with a special treatment, if you find out just what plant gives you the disease. अब यहाँ पर ये जो आवाज़ थी, जो भी जिसकी भी आवाज़ थी वो कंटिन्यूसली चलती है और वो बोलते हैं, जो भी आवाज़ थी जिनकी, कि ये जो बीमारी है हे फीवर उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। कैसे? अगर जो भी पर्सन है जिसे हे फीवर है वो ये आइडेंटिफाई कर ले, पता लगा ले कि किस प्लांट से, किस पौधे की वजह से उनको हे फीवर होती है, तो वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। I think you would better see a doctor if you are serious about your work. और फिर ये आवाज बोलती है कि भाई तुम्हें डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो आवाज है छींकने की वो मैं घर के ऊपर थी, बिल्कुल घर में कोई ऊपर वाले रूम में, और मैंने वहां तुम्हारी आवाज सुन ली। यानी कि अगर तुम चोर हो तो तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारी आवाज ना सुने, तो तुम्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि भैया मेरी बीमारी का इलाज क्या है, ताकि मैं किसी को ये ना बता सकूं कि हाँ मैं छींक छींक के बता रहा हूँ कि मैं इस घर में हूँ और चोरी करने आया हूँ। क्लियर? तो ये जिसकी भी आवाज थी वो कौन है वो तो पता चलेगा, बट पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो आवाज चलती रही और एक विशेष उपचार से इसे ठीक कर सकते हैं, तुम जानते हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा है जो तुम्हें बीमारी देता है। तो ये आवाज जो कंटिन्यूसली चलती है उसमें उन्होंने ये बताया कि भैया उस पौधे को, उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर लो जिससे तुम्हें बीमारी होती है। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने काम को लेकर गंभीर हो तो बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर से एक बार मिलो, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें घर में ऊपर सुना। यानी कि मुझे तुम्हारी आवाज आ गई चीखने की और फिर मैं नीचे आ गई, मुझे पता चल गया कि भैया कोई तो इस घर में है। क्लियर? It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ये जो आवाज है ना वो बहुत ही बढ़िया थी, क्वाइट काइंडली वॉइस, जैसे बहुत प्यार से कोई बात कर रहा है, बट वन विथ फर्मनेस इन इट। बट ऐसा था कि कॉन्फिडेंस पता चल रहा था उस आवाज में कि बहुत प्यार से बोल रही थी जो भी थी ये लेडी, बट आवाज में बहुत ज्यादा फर्मनेस भी थी। तो एक लेडी थी जो डोरवे पे, यानी वो जो एंट्रेंस था वहां पर खड़ी हुई थी, और जो शेरी है, जो डॉग है, वो उन्हीं के साथ उनके साथ ही खड़ा हुआ था और इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उनको जानता है। She was young, quite pretty and was dressed in red. ये जो लेडी है वो यंग थी, यानी ज्यादा एज नहीं थी उनकी, ठीक थी, अच्छी थी दिखने में, quite pretty and was dressed in red, और रेड कलर की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. और हर घर में एक फायर प्लेस, एक चिमनी लगी होती है ऐसे घरों में, ठीक है, जैसे ठंड वंड होती है तो उसमें फिर जो भी फायरवुड है वो बर्न किया जाता है टू कीप द प्लेस वार्म। तो वो फायर प्लेस, वो जो चिमनी एरिया है, वहां पर जाती है लेडी और अपने गहनों को ठीक करने लगती है, ऑर्नामेंट्स को जो है वो ठीक करने लगती है। तो ये जो लेडी है, देखते हैं वो कौन है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सो यह एक शांत दयालु आवाज थी, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी। दरवाजे पे एक औरत खड़ी थी और शेरी उसके साथ था। वह जवान थी, काफी सुंदर थी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। वह चिमनी के पास गई और अपने गहनों को सीधा करने लगी। अब ये लेडी कौन है वो तो हमें पता चलेगा जब ये लेडी खुद बताएंगी कि भैया ये कौन है। So she sat down, Sherry. Anyone would think I would have been away for a month. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो ये जो लेडी है वो शेरी को या डॉग को बोलती है कि अरे शेरी नीचे बैठ जाओ, डाउन शेरी। फिर बोलती है कि किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने से तुमसे दूर थी, यानी मैं अपने डॉग से 1 महीने से दूर थी। हाउएवर, मैं बिल्कुल सही टाइम पे घर आई हूँ, यानी मैं बिल्कुल सही वक्त पे घर में आई हूँ, और मैंने कभी भी ये चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि मैं जैसी घर आऊँगी मुझे एक चोर से मिलने का मौका मिलेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब ये जो लेडी है ये बहुत प्यार से बात कर रही है, हंसते हुए बात कर रही है,
तो हॉरिस को लगा कि फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मैं शायद पकड़ा ना जाऊं या मेरे साथ पुलिस वगैरह को ना भेज दे या कैच करने के लिए मुझे। सो डेफिनेटली उसको लग रहा था हॉरिस को कि थोड़ी बहुत तो उम्मीद है कि ये लेडी मुझे माफ कर देगी, क्योंकि ये जो लेडी है जैसे ही मिली इनसे तो ये थोड़ी खुश थी। शी वॉज अम्यूज, शी फाउंड हॉरिस मे बी फनी। सो डेफिनेटली इतना सीरियस एनवायरमेंट नहीं था, तो इनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। और हॉरिस ने सोचा अगर मैं इनसे अच्छे से बात करूं तो शायद मैं अपने लिए मुसीबत को न्योता जो है वो नहीं दूंगा। क्लियर? फटाफट से अम्यूज्ड का मीनिंग देखते हैं। अम्यूज्ड इज फाइंडिंग समथिंग फनी और एंटरटेनिंग। कोई भी चीज अगर आपको बहुत ही फनी या एंटरटेनिंग लगती है, यानी आप खुश हो जाते हो किसी चीज से, दैट इज व्हाट इज अम्यूज्ड। यानी कि द लेडी वाज खुश। कैसे? व्हेन शी मेट हॉरिस। डन? ओके। उसने कहा शैरी नीचे बैठो, किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने के लिए दूर चली गई थी, हालांकि मैं समय पर वापस आ गई हूं और मुझे एक चोर से मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हॉरिस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी और अगर वह उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करता तो शायद वो परेशानी से बच सकता था। यानी हॉरिस ने अभी बेचारे ने चोरी भी नहीं की है, बेचारा क्यों बोल रहे हैं, वैसे चोरी कर रहा है वो, बट हाँ डेफिनेटली अभी पता नहीं है ये वुमन है कौन, क्या होने वाला, और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी के एंड में। क्लियर? ओके। So he replied, I didn't expect to meet one of the family. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? तो ये जो है हॉरिस वो एकदम से बोलते हैं इस लेडी को कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। जैसे उस लेडी ने बोला ना कि मैं चोर से मिलने की बिल्कुल उम्मीद लेके नहीं आई थी, तो वो भी बोलते हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं परिवार के किसी एक मेंबर से मिलने वाला हूँ। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, वट आर यू गोइंग टू डू। तो ये लेडी बोलती है कि हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे मिले हो तो तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है और अब तुम क्या करोगे। लाइक फैमिली मेंबर को एक्सपेक्ट किया नहीं था, अब तुमने देख लिया इस घर में कोई तो है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरिस बोलते हैं कि मेरे दिमाग में पहली चीज जो आई वो ये थी कि मैं अब यहाँ से भाग जाता हूँ, इसके पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ मैं भाग जाता हूँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो ये लेडी बोलती है कि of course तुम भाग सकते हो, भाग जाओ भले, बट मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी और तुम्हें वो चुटकियों में पकड़ लेंगे। तुम्हें भागना है भागो, पुलिस तो वैसे भी तुमको पकड़ ही लेगी। हॉरिस ने जवाब दिया, मुझे परिवार में से किसी एक से भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं देख रही हूँ कि तुमको मुझसे मिलकर कितनी असुविधा हुई है, ऐसा वो लेडी कहती है, और अब तुम क्या करने वाले हो। मेरा पहला विचार यहाँ से भाग जाने का था। तो ये चीज बोलते हैं हॉरिस कि मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। बेशक तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फोन करती और उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता देती, वे तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेते या वे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेते। तो इस तरीके से वो धमकी देती है कि कोई बड़ी बात नहीं, भाग जाओ, पुलिस को बता दूंगी, वो तुम्हें वैसे ही पकड़ लेगी। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. अभी इधर पे ना ये जो हॉरिस है वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं इतना भी बेवकूफ थोड़ी हूँ, सबसे पहले मैं टेलीफोन की जितनी वायर्स हैं वो कट करके जाऊंगा। तभी तो वायर्स के बारे में पूरी स्टडी करके आए थे कौन, हॉरिस। तो वो बोलते हैं मैं घर की जितनी भी टेलीफोन वायर्स है वो सब कट कर देता और उसके बाद फिर कोई बात नहीं बोली उन्होंने, थोड़े हिचकिचाए बोलने में, पर उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. और फिर हॉरिस ने बोला कि मैं ये चीज का पूरा ध्यान रखता कि कुछ घंटे तक आप कुछ ना कर पाए, शायद वो उनको बेहोश कर देते या मे बी अटैक करते उन पर। तो बोलते हैं कि मैं कुछ ऐसा करता जिसकी वजह से आप कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर पाती, यानी कि मैं टेलीफोन वायर्स कट कर देता, भाग जाता और आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाती, और वैसे भी कुछ ही घंटों का समय चाहिए मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए। She looked at him seriously. You would hurt me. तो ये जो लेडी है वो बहुत ही सीरियस तरीके से हॉरिस को देखती है और बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब तुम मुझे नुकसान पहुंचा के जाते, यू वुड हर्ट मी, क्या ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले हेजिटेटेड का मीनिंग देखते हैं। हेजिटेटेड इज पॉज एंड इनडिसिजन बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, यानी कोई चीज करने या बोलने से पहले अगर आप कुछ सोच रहे हो और उस वजह से आप हिचकिचा रहे हो, एक झिझक है, एक संकोच महसूस कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज हेजिटेट करना। डन? ओके। हॉरिस ने कहा निश्चित रूप से मैं पहले टेलीफोन के तार को काट देता, और फिर वह बोलते हुए हिचकिचाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाओ, कुछ घंटे वैसे भी मेरे काम के लिए पर्याप्त होंगे। उसने उसे गंभीरता से देखा। किसने देखा भाई? उस लेडी ने हॉरिस को देखा। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे कि क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो, ऐसा तुम्हारा कोई प्लान है? तो हॉरिस ने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट।
यू डिडंट फ्राइटन मी। तो हॉरेस बोलते कि नहीं, मैं जब ऐसा बोल रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप कुछ घंटे तक कुछ ना कर पाओ, तो मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको ऐसा बोला। तो वो लेडी बोलती है पर तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया, यानी इस बात से कौन ही डरता है, तो तुमने मुझे बिल्कुल भी डराया नहीं है। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो हॉरेस बोलते देखिए मेरे पास एक आइडिया है कि मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि प्लीज आप भूल जाओ कि आप मुझसे कभी मिली भी हो और मुझे प्लीज जाने दो, यानी मुझे पुलिस के हवाले तो बिल्कुल भी मत करना। सो फ्राइटन का मीनिंग है मेक समवन अफ्रेड और एंशियस, यानी किसी को भी डराना इज व्हाट इज टू फ्राइटन समबडी। हॉरेस ने कहा मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा कह रहा था तो मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो लेडी कहती है तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। हॉरेस ने सुझाव दिया अच्छा होगा यदि आप भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा है और मुझे जाने दो। तो वो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है हॉरेस कि आप मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, एकदम से ये जो आवाज है वो बहुत तेज हो गई। पहले कैसी थी, बड़ी प्यार से काइंडली बात कर रही थी, वो एकदम से बहुत तेज आवाज में बात करती है। व्हाई शुड आई, क्यों तुम्हें जाने दो। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर में आकर चोरी करने वाले थे और मैं तुमको जाने दूं। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और इस पूरी सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचा के रखना चाहिए। हॉरेस स्माइल, अब ये सुनकर हॉरेस के चेहरे पे हंसी आ जाती है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, वो बोलते मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो मैं पूरी सोसाइटी को डरा कर या थ्रेटन करके रखता हूँ। स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं घर से चोरी करता हूँ जिनके घर पे बहुत ज्यादा पैसा होता है। स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं चोरी भी एक बहुत अच्छे कारण के लिए करता हूँ। वो क्या है कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, बुक्स खरीदने के लिए चोरी करता हूँ। हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल जाने की सोच से भी मैं बहुत बहुत नफरत करता हूँ, तो जेल की बात तो बिल्कुल भी मत करो। आवाज अचानक तेज हो गई और लेडी जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम मुझे लूटने वाले थे और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे। तुम जैसे पुरुषों से समाज की रक्षा की जानी चाहिए। हॉरेस ये सुनकर मुस्कुराए और कहते हैं मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को धमकी देता है या डराता है, केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत अच्छे कारण से चोरी करता हूं और जेल के विचार से मुझे नफरत है। तो इस पे लेडी क्या बोलती है, शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। अभी लेडी को हंसी आने लगती है और ये देखकर हॉरेस को लगता है कि शायद वो मान गई हैं इनको भेजने के लिए। Look, I have no right to ask you for anything, but let me go and I promise never to do this kind of thing again. Really mean it. तो यहाँ पर हॉरेस बोलते हैं कि देखिए मैं आपसे वैसे कुछ मांग तो नहीं सकता हूँ, बट मैं आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% मैं आज के बाद से चोरी छोड़ दूंगा। Was silent watching him closely. She said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" तो ये लेडी जो है चुपचाप खड़ी थी और हॉरेस को देखती है और बोलती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम जेल से ना बहुत डरते हो और तुम जेल जाना नहीं चाहते। क्या सच में तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है जेल जाने से? सो परसुएडेड का मीनिंग है कन्विंस, यानी किसी को राजी कर लेना। तो इनको लगता है शायद उस लेडी को उन्होंने राजी कर लिया है कि वो उनको जाने दे। वह हंसी और हॉरेस ने विनती की यह सोचकर कि उन्हें मान लिया है कि वो हॉरेस को जाने दे। देखो मुझे आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूं कि इस तरह का काम फिर कभी नहीं करूंगा। वास्तव में मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। चुप थी, उसे करीब से देख रही थी और उसने कहा तुम सच में जेल जाने से डरते हो ना? और इस तरीके का वो प्रश्न उनके सामने रखती है। Came over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अभी लेडी जो है बोलते बोलते उनके तरफ आती है, हॉरेस की तरफ, अपना जो हेड है वो शेक करते हुए, और बोलती है कि मुझे अब हमेशा से तुम्हारे जैसे जो गलत लोग हैं वही पसंद आते हैं। Picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. और वो एक टेबल पे एक सिल्वर कलर का केस रखा है, बॉक्स रखा है, वो खोला और उसमें से एक सिगरेट निकालती हैं ये लेडी। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. और हॉरेस जो है वो खुश हो गया कि चलो ठीक है, मैं इस लेडी को जो है किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ और ये मान जाएगी, मुझे भेज देगी। तो उस एक्साइटमेंट में ये क्या करते हैं, अपने ग्लव्स निकाल देते हैं जो ये कभी नहीं निकालते, और अपना खुद का सिगरेट लाइटर जो है वो इस लेडी को देते हैं ताकि उसकी सिगरेट जो है वो लाइट कर सके। क्लियर? ओके।
उसके पास सिर हिलाते हुए आई और कहती हैं, मुझे हमेशा गलत तरह के लोग ही पसंद आए हैं। मेज से एक चांदी का डिब्बा उठाती हैं, चांदी के रंग का डिब्बा उठाती हैं और उसमें से एक सिगरेट ली। हॉरिस उन्हें खुश करने के लिए उत्सुक और यह देखकर कि वह उसकी मदद कर सकती हैं, अपने दस्ताने उतार देता है और उन्हें अपना सिगरेट लाइटर दे देता है। तो भैया सबसे बड़ी गलती तो ग्लव्स उतार दिए, यानी फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं तो रह जाएंगे। You will let me go. Held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me. Anything you say. तो ये जो है वो बोलता है हॉरेस उन लेडी को कि क्या आप मुझे जाने देंगी। तो लेडी बोलती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट एक चीज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, आप जो कहें मैं करने के लिए रेडी हूँ। सो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आवर बैंक, बट लेफ्ट देम देयर इन द सेफ. Want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But तो ये लेडी एक्सप्लेन करती है उनको क्या काम है। वो बोलती हैं कि लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पूरी ज्वेलरी बैंक में रखवा दूंगी, बट मैं भूल गई रखवाना। अब पूरी ज्वेलरी जो है इस तिजोरी में है और मुझे शाम को पार्टी में जाना है और वो ज्वेलरी मुझे पहननी है। बट मैं ये ज्वेलरी जब नीचे लेने आई तो आगे क्या होता है वो बताएंगी, बट इतना हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। सो आप मुझे जाने देंगी, ऐसा प्रश्न पूछते हैं हॉरिस। लाइटर को उसकी ओर पकड़कर खड़ा रहा। हाँ, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। तो हॉरिस बोलते हैं आप जो भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सो लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे गहने हम हमारे बैंक में रख देंगे, लेकिन गहने मैंने यहाँ तिजोरी में छोड़ दिए और आज रात की एक पार्टी में मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई। लेकिन अभी लेकिन क्या होता है, तो हॉरिस एकदम से बोलते हैं यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो हॉरिस बोलते हैं अच्छा, आप तिजोरी के जो पासवर्ड है, जो नंबर है वो भूल गई हैं, इसीलिए शायद आप गहने या जूल्स जो है वो निकाल नहीं पा रही हैं। तो लेडी बोलती है हाँ कि हाँ मैं जो नंबर है वो सेफ का भूल गई। सो हॉरिस कहते हैं जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो हॉरिस बोलते हैं कि अरे आप ये मेरे पे छोड़ दो, मैं तिजोरी तोड़ दूंगा और मैं आपको जो 1 घंटे के भीतर भीतर ज्वेलरी दूंगा, बट येस वो ज्वेलरी के लिए आपके लिए ये चीज होगी कि ये जो तिजोरी है वो खुलेगी नहीं, मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। तो क्या आप तैयार हैं कि आपकी ज्वेलरी में तोड़कर और फिर आपको गहने निकाल कर दूं? हॉरिस कहते हैं आप तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गई हैं, है ना? तो महिला कहती है बिल्कुल हाँ। सो बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और आप गहनों को 1 घंटे के भीतर प्राप्त कर लेंगी, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा वो लेडी से पूछते हैं कि भैया क्या मैं तिजोरी तोड़ दूं? डोंट वरी अबाउट दैट, हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो ये जो लेडी है वो कहती है, जो लेडी जिनको बोलते हैं कि भैया तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, तो वो लेडी कहती है कि अरे टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड जो है वो करीबन 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, तो तब तक मैं ये जो तिजोरी है उसको बनवा लूंगी, तो मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तिजोरी तोड़वा दी थी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के भीतर भीतर इसने तिजोरी तोड़ भी दी, गहने निकाल के लेडी को दे दिए और वो खुशी खुशी घर से चला गया कि चलो मैं बच तो गया, मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं किया। सो मेंडेड मीन्स रिपेयर समथिंग दैट इज ब्रोकन और डैमेज। कोई भी चीज जो टूट गई है, खराब हो गई, उसको रिपेयर करना, ठीक कराना, दैट इज मरम्मत की हुई कोई चीज, उसे मेंडेड कहते हैं। क्लियर? ओके। उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं होंगे और उस समय तक मैं तिजोरी को ठीक करवा लूंगी। और 1 घंटे के भीतर हॉरिस ने तिजोरी खोली, उस लेडी को गहने दिए और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. Morning of the 3rd day, thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. देखो 2 दिन तक जो उन्होंने वादा किया था लेडी से कि मैं चोरी नहीं करूंगा, वो तो निभाया हॉरिस ने, बट जैसे ही तीसरा दिन आया ना, तो सुबह सुबह जो हॉरिस है उसके दिमाग में वो किताबों के बारे में आने लगा, जो किताबें उसको खरीदनी थी। और वही होता है कि भैया चोर तो चोरी करेगा, तो वो 2 दिन तक तो अपने आप को थोड़ा सुधार लिया था हॉरिस ने, बट तीसरे दिन फिर उसको चोरी करने की इच्छा होती है और वो सोचता है कि अब मुझे एक और तिजोरी के बारे में ढूंढना पड़ेगा और मुझे चोरी करनी पड़ेगी। नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, बट उस चोरी की प्लानिंग करने की, स्टार्टिंग करने का भी टाइम नहीं मिला हॉरिस को। ऐसा क्या हुआ? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, क्योंकि दोपहर तक पुलिस आकर जो है हॉरिस को अरेस्ट करके चली गई थी कि जो ग्रेंज में
ज्वेलरी थी ना उस सेफ में, वो चोरी हो गई है, और वो चोरी जो है किसने की है, हॉरिस ने। तो इसीलिए उनको पुलिस पकड़ के चली गई। अभी ऐसा क्या होता है पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। सो 2 दिनों तक उसने दयालु युवती से किया हुआ अपना वादा निभाया कि उसने चोरी नहीं की। तीसरे दिन की सुबह अपनी मनचाही किताबों के बारे में सोचा, और वह जानता था कि उसे एक और तिजोरी की तलाश करनी होगी। अपनी योजना शुरू करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि दोपहर तक एक पुलिसकर्मी आकर शॉर्ट ओवर ग्रेंज में गहना डकैती के आरोप में गिरफ्तार करके हॉरिस को ले जा चुका था। अभी भैया क्या हुआ, हॉरिस ने तो करी नहीं है चोरी, फिर क्या हुआ? had opened the safe without gloves, his fingerprints were all over the room। क्योंकि वो ग्लव्स उतार के लाइटर वाइटर दिया, फिर ग्लव्स पहनना भूल गए। उनको क्या पता, मालकिन है, बोला है खुद की जूल्स निकाल के, तो काय को पहनेंगे ग्लव्स। तो वो जो तिजोरी उन्होंने बिना ग्लव्स के खोली, हर जगह फिंगरप्रिंट्स थे, और इसीलिए फंस गए। No one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और जैसे ही हॉरिस ने बोला कि भैया इस घर के जो मालिक हैं उनकी धर्म पत्नी ने ही मुझे बोला कि भैया तिजोरी तोड़ के मुझे गहने निकाल के दो, तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। क्योंकि इस घर की मालिक की जो वाइफ है वो कौन थी भाई? 60 साल की एक महिला थी जिनके सफेद बाल थे, ग्रे हेयर्ड, और बहुत ही तेज बोलती थी वो, बहुत तेज तर्रार उनके शब्द थे। और वो कहती है कि ये कहानी बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि मैंने तो इससे कभी नहीं कहा ज्वेलरी निकालने के लिए, और डेफिनेटली इनने कहा भी नहीं है। तो वो लेडी कौन थी भाई? वो खुद चोर थी, वो कोई मालकिन वालकिन नहीं थी, वो खुद चोरी करने आई थी, पर वो खुद ना फंस जाए इसीलिए उसने हॉरिस को फंसा दिया। क्लियर? ओके। सो बिना दस्तानों की तिजोरी खोली थी, उसकी अंगुलियों के निशान पूरे कमरे में थे। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे उसके लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। खुद जो पत्नी थी उस घर के मालिक की, एक सफेद बालों वाली महिला, 60 साल की तेज तर्रार महिला थी। उन्होंने कहा कि ये कहानी बिल्कुल बकवास है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला इसको कि मेरे लिए ये गहने निकाल कर दो। डन? ओके। Horace is now the assistant librarian in the prison, often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him। अब हॉरिस जो है अगेन जेल चला गया है, दूसरी बार जेल गया वो, और वहां पर अभी वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। प्रिजन में, जेल की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और वहां पर वो अक्सर यही सोचता रहता है कि वो जो खूबसूरत सी लड़की थी वो खुद भी चोर थी, और उसने हॉरिस को बेवकूफ बना दिया। गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और जब भी हॉरिस को कोई कहता है ना कि चोर में भी आपस में मान सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, तो हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लेडी भी चोर थी, और उसने बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिखाया कि आधा आधा चोरी कर लेते हैं, नहीं, उसने तो बल्कि दूसरे चोर को फंसा दिया। तो कौन सी कहावत सच हुई? पहली वाली कहावत है ना, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर का ही दिमाग चाहिए, और दूसरी कहावत कि चोर लोगों के बीच में ऑनर या सम्मान होता है, वो बिल्कुल गलत प्रूफ हुआ है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से चार्मिंग और ऑनर का मीनिंग देखते हैं। चार्मिंग इज वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, कोई भी आकर्षक जो होता है उसे चार्मिंग कहते हैं। ऑनर इज हाई रिस्पेक्ट यानी सम्मान। क्लियर? इसको हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैसेज बताती हूँ आपको। सो हॉरिस अब जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। अक्सर आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में सोचता है जो उसी पेशे में थी और जिसने उसे धोखा दिया था। जब कोई चोरों के बीच सम्मान की बात करता है तो हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद एक भुक्तभोगी हैं कि उनको बिल्कुल भी सम्मान वम्मान नहीं मिला एक चोर के थ्रू, बल्कि एक जेल का ही लाइफ नसीब हुई। क्लियर? ऑलराइट, चलिए, तो एक ही छोटा सा मैसेज है जो आपको इस पूरी स्टोरी में मिलता है, और वो ये है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। किसी को भी आंख मूंद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भी, जब तक आप उसे जानते नहीं हैं, आप उनके बारे में चीजें पता नहीं कर लेते, तब तक किसी पे ट्रस्ट मत करो। साथ ही साथ अगर हॉरिस घर के मेंबर्स की भी हिस्ट्री निकाल लेते कि कौन कैसा दिखता है, तो शायद वो फंसते नहीं। क्लियर? सो एक ही संदेश है, वो क्या है? किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। डन? सो इस तरीके से चैप्टर डन। आई होप आपको मजा आया स्टोरी पढ़कर, एंड या इस तरीके से इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं एंड फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्लियर? ऑलराइट, सो देखिए, अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं ताकि आप सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकें, तो फटाफट से गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखिए तो सारे कोर्सेज हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज आपको पढ़ना है सीबीएसई हिंदी मीडियम, क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी। उस क्लास पे क्लिक कीजिए जिसका सब्जेक्ट देखना चाहते हैं। सपोज क्लास 10 क्लिक किया आपने, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई। उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना चाहते हैं। सपोज आपको देखना है फर्स्ट
फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई भी चैप्टर क्लिक करो, आपके सामने सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट फ्लाइट बुक आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे चैप्टर्स की लिस्ट आएगी। जैसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का आपको अमांडा पोएम जो है उसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन देखना, तो क्या करोगे, क्लिक करो पोएम पे और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना बाय जस्ट फ्यू क्लिक एंड या दैट इज हाउ आपके लिए सिंपल हो जाता है। तो वेबसाइट विजिट करना जरूर बनता है। डन, ऑल राइट। सो इस तरीके से आ चुके हैं हम आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसे प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में हैंडल कर सकूं। क्लियर, ऑल राइट। चलिए, सो अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।